वो 307 का सेक्शन लिखा ही नहीं और उसको बेल दे दिया। तो मतलब ये एक बार नहीं है, बार बार है। उसके बाद में आपको और एक जोक बताता हूं मैं। सुओ मोटो कॉग्निजेंस का अधिकार सिर्फ चीफ जस्टिस का है, लेकिन जब यहाँ पर चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय थे उस समय ये जस्टिस रेवती मोहिते दे रहे एक न्यूज़पेपर के बेस पे खुद सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेती है। तो वो जो लिया कॉग्निजेंस, तो उसकी गलती को करेक्ट करना ये चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी थी। चीफ जस्टिस ने वो ना करते हुए फिर मैटर उनको असाइन कर दिया। इसलिए चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय के खिलाफ हमने क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का डिमांड किया राष्ट्रपति के पास में। और राष्ट्रपति देखिए आईपीएस सीआरपीसी जो है नया, मतलब बीएनएसएस 218, उसके तहत अगर सैंक्शनिंग अथॉरिटी, मतलब हाईकोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ की सैंक्शनिंग अथॉरिटी है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उनके पास में अगर एप्लीकेशन दिया और 3 महीने के अंदर अगर सैंक्शन रिफ्यूज नहीं किया एप्लीकेशन, तो ऐसे कंडीशन में सैंक्शन इज डीम्ड टू बी अकॉर्डेड। तो हमको सैंक्शन मिल चुका है प्रोसिक्यूट करने का, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे, जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय का। तो उसमें 409 के ऑफेंस होते हुए जिसमें उम्र कैद की सजा है, जस्टिस डेरे ने अपने ऑर्डर में लिखा कि इसमें सजा कितनी है, 7 साल का ऐसा सजा है, आर्नेश कुमार के गाइडलाइन लगते हैं, वो फॉलो नहीं हुए करके मैं बेल दे रही हूँ। वो एक गलत किया। बाद में उसमें और एक कंप्लेंट है, वो तो ठीक है, उसको बाजू में रखिए। जस्टिस डेरे ने, अभी देखिए सुओ मोटो कॉग्निजेंस का अधिकार सिर्फ चीफ जस्टिस को होता है, सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है, और उसको छोड़ के किसी भी जज ने कॉग्निजेंस लिया तो वो ऑर्डर नल एंड वाइड होती है। लेकिन जस्टिस डेरे ने सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को वायलेशन करके बदलापुर के एक मैटर में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और चीफ जस्टिस को भेजा देवेंद्र उपाध्याय को। अब जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय की जिम्मेदारी थी उसको नलीफाई कर, कॉग्निजेंस लीजिए, देखिए बदलापुर का मैटर है, उसमें कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन प्रोसीजर गलत थी। तो वो जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय ने उसको गलती को कोई कवर नहीं किया, गलती को क्लियर मतलब ये करेक्ट नहीं किया, और पीआईएल का ज्यूरिडिक्शन जस्टिस उपाध्याय के पास था, वो फॉरवर्ड किया उन्होंने जस्टिस डेरे को। अब जस्टिस डेरे का जो पर्सनल है ना, उनका पर्सनल ग्रज है इस सरकार के खिलाफ में, जो भी एकनाथ शिंदे सरकार है, देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार है, तो इस सरकार के खिलाफ में, क्योंकि उनकी सिस्टर जो है, उनकी सिस्टर है शरद पवार गुट की, राष्ट्रवादी की। इसे कैसे एस्टैब्लिश करेंगे कि ये सरकार के खिलाफ है? आप सरकार से पूछ लीजिए, हर मैटर में सरकार के उनका रवैया वैसा ही रहता है, और हमने प्रूफ दिए, मतलब हमने हमारे एक, तो आपके पास ये प्रूफ है? एक तो हुआ कि प्रोसीड्यूरल प्रूफ तो आपके पास है, तो ये लीगल पॉइंट्स का बाकी जजेस को मालूम नहीं है कि भाई जो सुओ मोटो लेने का अधिकार जो है वो चीफ जस्टिस को है, लेकिन अगर चीफ जस्टिस ने अगर अधिकृत कर दिया तब ले सकते हैं क्या? चीफ जस्टिस ने अधिकृत करने के बाद, लेकिन अर्लियर इलीगल कॉग्निजेंस को चीफ जस्टिस सैंक्टिफाई नहीं कर सकता। ममता महंती का जजमेंट है जो एट द इंसेप्शन बैड है, उसको सैंक्टिफाई, उसको करेक्ट नहीं कर सकता, ऐसा ममता महंती का जजमेंट है। तो जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय जो थे ना, वो भी तो ऐसे ही थे ना। वो क्या करते थे, अभी सुशांत सिंह का और अपना इसका पीआईएल था, अपना दिशा सालियान का, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे आरोपी है, वो मैटर उन्होंने 1.5 साल कोर्ट भी नहीं आने दिया। और एकनाथ शिंदे साहब के खिलाफ का कोई भी मैटर रहता था तो कोई किसी ने नहीं दिया तो खुद सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेते थे, और जितना पॉसिबल हुआ इनको डैमेज करने का ट्राई करते थे। ऐसा हमने हम तो ये चाहते हैं कि बड़ी अच्छी बात है, आपके खिलाफ 5 नहीं, आपके खिलाफ 10 जज बेंच बैठे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, बैठे। हमें तो सिर्फ ये बता दें कि दिशा सालियान के एडवोकेट है नीलेश ओझा। नीलेश ओझा ने 25/3/2025 को एक एप्लीकेशन मूव किया, और उसमें वो दिशा सालियान के पिता का एप्लीकेशन मूव किया हुआ है, मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास गया हुआ है, मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एक्सेप्ट किया है, उस बात का संज्ञान सरकार ने लिया है, पॉलिटिकल पार्टी ने लिया है, सड़क पर भी लिया है, सदन में भी लिया है, सदन में बयान दिया है, फिर सरकार के जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, डिप्टी मिनिस्टर, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कॉग्निजेंस लिया है, ऑन रिकॉर्ड बयान दिया है। पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है, इसके लिए बेंच कब बैठेगा? हाँ, और
और वो बॉम्बे हाईकोर्ट का केस लॉ देने के बाद में कमिश्नर कह रहा है कि अभी नहीं करूंगा, मैं ये फॉलो नहीं करूंगा। मैं वो 5 जज बेंच से पूछ रहा हूं, वो 5 जज बेंच के कंटेम्प्ट में ये मैं जनता की अदालत में ले जा रहा हूं। हाँ, नहीं, कि भैया 5 जज जो ने हम तो लॉर्ड कहने वाले नहीं है, हम तो लॉर्डशिप भी नहीं कहने वाले, लॉर्ड भी नहीं कहने वाले, मी लॉर्ड भी नहीं कहने वाले हैं, ऑनरेबल सर कह रहे हैं, रेस्पेक्टफुली ऑनरेबल 5 जजेज सर। आप हमें ये बताइए, पूरा फुल मीडिया ग्लेयर में ये एप्लीकेशन मूव हुआ, आपने भी टीवी देखा होगा, आपने भी अखबार पढ़ा होगा, गया वहां पे एक्सेप्ट हुआ, सरकार ने कॉग्निजेंस लिया, एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रहा है। कानून कहता है कि एफआईआर बॉम्बे हाईकोर्ट का डायरेक्शन है, आप ही के हाईकोर्ट का डायरेक्शन है जहां आप बैठे हैं 5, और उसका कंटेम्प्ट हो रहा है, उसका कंटेम्प्ट हो रहा है, उसका कंटेम्प्ट हो रहा है। उसके लिए कब बैठेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठिए, हो सकता है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर एडवोकेट नीलेश ओझा कोई कंटेम्प्ट कर रहे हैं, उसके लिए तो बैठ गए आप, लेकिन ये जो कंटेम्प्ट हो रहा है, सीधा सीधी पुलिस कमिश्नर ने कोई डायरेक्शन नहीं दिया है एफआईआर रजिस्ट्रेशन का मलवानी पुलिस स्टेशन में दोबारा, या एसआईटी को ही कोई डायरेक्शन नहीं दिया है। सरकार ने कहा है कि हम एसआईटी को दे दिए हैं, सरकार को इस पर तो फ्रेश एफआईआर दर्ज करना है ना, ये कंटेम्प्ट है ना सर, आप बोलिए। हाँ, यस। और अरे कल का जजमेंट है, इसी जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के बेंच का कल का जजमेंट है। हाँ, सेम ऐसा केस था, वो एसआईटी चालू है, ये चालू है, कोर्ट ने कहा जब वो एसआईटी छोड़ दो तुम्हारा, जब कॉग्निजेबल ऑफेंस का कंप्लेंट आ रहा है तुमको एफआईआर करके ही इन्वेस्टिगेट करना है। उसी ज्वाइंट सीपी को ऑर्डर किया, लक्ष्मी गौतम को, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को, क्राइम को, कि आपके सुपरविजन में ये बनाओ, एफआईआर रजिस्टर करो। सरकार ने कहा हमको समय दो, कोर्ट ने कहा नहीं देंगे। अब दूसरी चीज, इससे भी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, सामना पेपर में संजय राउत ने 3 स्टेटमेंट छापे। पहला एक, ये जो बॉम्बे हाईकोर्ट और महाराष्ट्र के कोर्ट्स जो है, ये सुलभ शौचालय हो गए हैं, पैसे डाले बगैर काम नहीं होता है, छापा है उन्होंने एडिटोरियल में। बोलते जाइए। दूसरा बोले बॉम्बे हाईकोर्ट की जो न्याय देवता है लेडी जस्टिस, या उसके हाथ में जो तराजू है, स्केल, वो भंगार में से दिक्कत लाया हुआ है। क्या है? भंगार में से, स्क्रैप में से, भंगार से। हाँ। तो भंगार में से लाया हुआ है ये बॉम्बे हाईकोर्ट की न्याय देवता का वो तराजू। नंबर 3, एक न्यूज छापा, उन्होंने कहा कि ये जो सारे जुडिशरी है ना, सारी जुडिशरी, सारे जजेस, ये सरकार के जूते के नीचे है, ये छापा है। तो अभी हमने, सुनो, उसके लिए जज बेंच बैठा क्या? नहीं बैठा। नहीं यार, आगे का जो सुनिए, उन्होंने तो पढ़ा ही नहीं ना, आप समझ लीजिए यार, उन्होंने पढ़ा नहीं, कोई बात नहीं। हमने एफिडेविट पे 2 पिटीशन लगाए, संजय राउत, उद्धव ठाकरे, आदित्य, सबके खिलाफ में कंटेम्प्ट। आज तक 4 साल से कॉग्निजेंस नहीं ले रहा है बॉम्बे हाईकोर्ट। हो गया। इसके बाद में ध्रुव राठी, राहुल गांधी, मिड डे, इन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के नीलेश नवलखा के गाइडलाइन थे, उसका उल्लंघन किया और पुलिस के नाम पे झूठी न्यूज छाप दिया उद्धव ठाकरे के फेवर में। वो एकनाथ शिंदे गुट के जो सांसद जीतकर आए थे, रविंद्र वायकर, उनके खिलाफ में इन्होंने न्यूज क्या छापा, मिड डे का जो मोडस ऑपरेंडी है, बोले पुलिस ने कह दिया है कि ईवीएम मशीन को मोबाइल से हैक करके एकनाथ शिंदे गुट के सांसद को जिताया गया, उद्धव ठाकरे गुट के सांसद को हराया गया, ये पुलिस ने बताया। बोले पुलिस ने प्रेस स्टेटमेंट दिया, हमने ऐसा कभी बोला ही नहीं। मिड को रिग्रेट का नोट छापना पड़ा। लेकिन ध्रुव राठी और राहुल गांधी, ये लोगों ने क्या किया, जो नहीं, मिड डे तो इसके लिए चर्चित रहा है, तो उसने माफी मांगा, मिड डे ने माफी मांगा। हाँ, लेकिन जो सेकंड वाला न्यूज नहीं चला रहे थे, पहला वाला न्यूज चलाया ध्रुव राठी, अपना ये राहुल गांधी और
जो भी है उससे फायदा उठा रहे थे उद्धव ठाकरे, संजय राउत, आदित्य ठाकरे जो भी थे। तो इन सब के खिलाफ में कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल हुआ कि आपके बॉम्बे हाईकोर्ट के गाइडलाइन का उल्लंघन है नीलेश नौलखा का, और आपने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ में नीलेश नौलखा में गाइडलाइन दिए। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने जो आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाया है, जिसमें कहा है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, है ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, कानून के आगे सब समान, कानून की प्रक्रिया सबके लिए समान। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है, देयर कैन नॉट बी डबल स्टैंडर्ड, वन